गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं अंशु चौबे प्रवक्ता सम्मान टीचर ट्रेनिंग सेंटर से। आज मैं DED SCHI के 4th सेमेस्टर पेपर 10th फैमिली कम्युनिटी एंड हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड में यूनिट 4 का 4.4 बताने जा रही हूँ। आज का टॉपिक है कम्युनिटी एंड रिहेबिलिटेशन, समुदाय और पुनर्वास। समुदाय क्या है? निःशक्त बच्चों के प्रति समुदाय की जिम्मेदारियां क्या है? समुदाय निर्माण के तत्व, सामुदायिक कार्यकर्ता की भूमिका, समुदाय एवं पुनर्वास के अंतर्गत है पॉइंट नैदानिक शैक्षणिक कार्यक्रम, व्यावसायिक एवं सामाजिक पुनर्वास, समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यक्रम, सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम और पुनर्वास के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पॉइंट है समुदाय। समुदाय को आंग्ल भाषा में कम्युनिटी कहते हैं, जो कॉम तथा म्यूनिस दो शब्दों से मिलकर बनता है। कॉम का अर्थ है एक साथ तथा म्यूनिस का अर्थ है सेवा करना। समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ अंशों तक हम की भावना होती है और एक निश्चित क्षेत्र में निवास करता है, वह कहलाता है समुदाय। मानव एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए समाज से अलग रहने से उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता है। समाज में सभी सदस्य अपनी योग्यताओं तथा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ऐसे में व्यक्तियों का समूह जिसमें मिलकर रहने की भावना होती है, जो परस्पर सहयोग द्वारा अपने अधिकारों का उपभोग करते हैं, समुदाय कहलाते हैं। अगला पॉइंट है समुदाय की जिम्मेदारियां। सामुदायिक जिम्मेदारी समुदाय के प्रति व्यक्ति का कर्तव्य है, जिसमें सहयोग, आदर एवं सहभागिता की जरूरत होती है। प्रत्येक व्यक्ति एक बृहद समुदाय का सदस्य होता है। परिवार, पड़ोस, गांव, शहर, राज्य, क्षेत्र, देश एवं दुनिया, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बड़े समुदाय हैं। प्रत्येक व्यक्ति एवं समुदाय की जिम्मेदारी होती है कि समुदाय का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के लिए लाभदायक हो। वह समुदाय की प्रत्येक जरूरतों को पूरा करने के लिए उद्देश्यपूर्ण कार्य करे। अगला पॉइंट है समुदाय निर्माण के तत्व। समुदाय एक परिसर या क्षेत्र में जीवन यापन की एक बड़ी दूरदर्शिता है, जो सभी व्यक्तियों एवं समूहों को एक चुनौतीपूर्ण लेकिन सुरक्षित वातावरण में सीखने, आगे बढ़ने एवं अपनी क्षमता विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। समुदाय की शुरुआत एक अच्छे संप्रेषण में होती है, जहां हम खुले तौर पर ईमानदारी के साथ एक दूसरे से बोलते हैं, सुनते हैं। इसमें हिम्मत एवं धैर्य दोनों की आवश्यकता होती है, जिससे हम समझ एवं संघर्ष के द्वारा संस्कृति एवं अनुभव की विभिन्नताओं को स्वीकार करते हैं। समुदाय हमेशा उद्देश्यों के लिए कार्य करती है, क्योंकि यह निरंतर
हमारी परंपराओं, अभिवृत्तियों, जीवन शैलियों, व्यवहारों, पूर्व आधारित धारणाओं एवं उम्मीदों को चुनौती देती है। यह अच्छी बात है कि गलत समझ की बाधाएं समाप्त हो रही है तथा संस्कृति को लोग आदर सहित स्वीकार कर रहे हैं। अगला पॉइंट है सामुदायिक कार्यकर्ता की भूमिका। समुदाय में कार्यकर्ता को अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रायः कोई भी मार्गदर्शन नहीं मिलता है। उसे स्वयं पर निर्भर रहना पड़ता है। सही निर्णय लेना उसका सबसे बड़ा उत्तरदायित्व होता है। सही सामुदायिक सेवाओं को प्रदान करने के लिए सामुदायिक कार्यकर्ता को निम्नलिखित भूमिकाएं निभानी पड़ती है। नंबर 1 है एक मार्गदर्शन के रूप में, एक सामर्थ्यदाता के रूप में, एक विशेषज्ञ के रूप में, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में। अगला पॉइंट है समुदाय एवं पुनर्वास। समुदाय की जागरूकता के फलस्वरूप अक्षम बच्चों को अच्छी तरह से पुनर्वासित किया जा सकता है। समुदाय में यदि जन जागरूकता की कमी होती है तो अक्षम बच्चों को पुनर्वासित करने में अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ता है। समुदाय के सहयोग से पुनर्वास प्रक्रिया को निम्नलिखित तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है। इससे नंबर 1 है नैदानिक। बधिरता के बारे में आभास होने पर दिव्यांगों के अभिभावकों को बताएंगे यह कोई बड़ी बीमारी नहीं है, यह छिपी हुई बीमारी है जो हमें दिखाई नहीं देती है। इसमें बच्चा के कान में आवाज नहीं पहुंच पाता है, बच्चे नहीं सुन सकते हैं। श्रवण अक्षम बच्चों को जांच कर निदान किया जा सकता है। इससे श्रवण अक्षम बच्चों के श्रवण दोष के प्रकार और डिग्री का पता चल जाता है, जिससे हम बच्चे को श्रवण यंत्र देकर उनकी वाणी भाषा का विकास करके उनका पुनर्वास कर सकते हैं। नंबर 2 है शैक्षणिक कार्यक्रम। श्रवण दिव्यांग बच्चों के शैक्षिक पुनर्वास में श्रवण दिव्यांग बच्चों के शैक्षिक पुनर्वास में यह बताया जाता है कि उनके बच्चे के लिए विशेष विद्यालय तथा समावेशित विद्यालय की सुविधा कहाँ-कहाँ उपलब्ध है। जिससे वे अपने बच्चे की शिक्षा के लिए उचित विद्यालय का चुनाव कर सके। श्रवण अक्षम बच्चे सदैव उनकी भाषा शिक्षा दी जानी चाहिए। अगर नहीं देंगे तो बच्चों के सामने बहुभाषिकता की शिक्षा आ जाएगी और उनका शैक्षिक पुनर्वास नहीं हो पाएगा। नंबर 3 है व्यवसायिक एवं सामाजिक पुनर्वास। श्रवण अक्षम बच्चों को व्यवसायिक एवं सामाजिक पुनर्वास में यह बताया जा सकता है कि ये बच्चे पढ़ लिख कर अपना व्यवसाय
तथा नौकरियां कर सकते हैं। हम यह भी बता सकते हैं कि इन बच्चों के लिए नौकरियों में भी छूट का प्रावधान है। इनकी भाषा सांकेतिक और मौखिक है। इनकी भाषा सांकेतिक और मौखिक है। अगर हम इनके बोलने के साथ साथ सांकेतिक भाषा का भी प्रयोग करते हैं तो हमारी लिप रीडिंग को देखते हुए सांकेतिक भाषा को अच्छे से समझ सकते हैं। नंबर 4 है समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यक्रम। समुदाय आधारित कार्यक्रम निःशक्त व्यक्तियों के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है। निःशक्त बच्चों के लिए विशेष विद्यालयों की संख्या सीमित है, जिससे समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यक्रम की आवश्यकता बढ़ जाती है। समुदाय आधारित पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए पुनर्वास व्यवसायिकों के एक समूह द्वारा विभिन्न प्रकार के निःशक्त बच्चों की पहचान की जाती है, जिसके बाद विशेषज्ञों द्वारा उनके प्रशिक्षण के लिए योजना तैयार की जाती है। इस प्रकार निःशक्त जनों को समुदाय आधारित पुनर्वास के जरिए शिक्षा एवं अन्य सेवाएं प्रदान की जाती है। नंबर 5 है सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम। किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उसके प्रति जागरूकता आवश्यक होती है। सामुदायिक जागरूकता के लिए विभिन्न प्रकार के साधनों का उपयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है पुनर्वास। किसी कारण या दुर्घटनावश अपनी पूर्व की कार्य क्षमता को खो देते हैं, उन्हें विभिन्न प्रकार की सहायता द्वारा उनकी अवशिष्ट क्षमता का उपयोग करते हुए समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाता है। कुछ दिव्यांगजन ऐसे होते हैं जो सामान्य होते हैं, बाद में दिव्यांगता होती है। जैसे कुछ लोग सामान्य होते हैं, बाद में किसी दुर्घटना से दिव्यांगता हो जाती है, फिर उनको सेवाएं देकर सामान्य स्थिति में ले आया जाए, जिससे वह अपना पूरा काम कर सके, उसे पुनर्वास कहते हैं। लेकिन कुछ बच्चे जन्म से ही दिव्यांग होते हैं, चाहे मानसिक मंद हो या श्रवण अक्षम हो या शारीरिक अक्षमता हो। बहुत से दिव्यांग बच्चे हैं जो जन्म से ही दिव्यांग होते हैं, जो उनकी पूर्व की सामान्य क्षमता होती ही नहीं है। उनको इस प्रकार पुनर्वासित किया जाता है जिस तरह से सामान्य जीवन यापन करता है, व्यक्ति बात व्यवहार करता है। अगर श्रवण अक्षम बच्चे जब वह सुन नहीं सकते तो वे इशारे को समझने लगें ताकि वे सांकेतिक भाषा से संप्रेषण करने लगे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दुर्घटनावश अपने श्रवण अक्षमता खो देते हैं, लेकिन उनको श्रवण यंत्र लगा करके श्रवण क्षमता को सामान्य कर दिया जाए ताकि वे श्रवण अक्षम बच्चा सुनने लगे तथा सामान्य व्यक्ति की तरह बोलने लगे। लेकिन जो व्यक्ति जन्म से है श्रवण अक्षम,
तो उन्हें पुनर्वासित करने का तरीका दूसरा होता है। उनकी सामान्य की जिंदगी नहीं होती है। उनके लिए भाषा विकास किस तरह से किया जाए जिससे वह पुनर्वासित हो सके। पुनर्वास कार्यकर्ता को यह भी ध्यान देना चाहिए कि श्रवण अक्षम बच्चे की समाज में क्या स्थिति है। उसे सामाजिक रूप से समाज में जोड़ने का प्रयास करना चाहिए, जिससे बच्चा यह महसूस न करे कि समाज उसे स्वीकार नहीं करता है। अक्षम बच्चों को प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा आदर सम्मान मिलना चाहिए। यह आदर सम्मान मिलना अति आवश्यक है। हमने समुदाय की जिम्मेदारियां, समुदाय निर्माण के तत्व, सामुदायिक कार्यकर्ता की भूमिका, समुदाय एवं पुनर्वास और पुनर्वास के बारे में आज के ऑनलाइन टीचिंग में विस्तृत रूप से चर्चा किया। तो आशा करती हूँ कि इसके संदर्भ में आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए, समझिए। हम आप लोगों के लिए असाइनमेंट के तौर पर कुछ प्रश्न तैयार किए हैं। इसमें नंबर 1 है, समुदाय क्या है। नंबर 1 है, समुदाय क्या है। नंबर 2 है, पुनर्वास क्या है। इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। पुनर्वास क्या है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। इन प्रश्नों के उत्तर लिखकर आप लोगों को जिस ग्रुप में ऑनलाइन टीचिंग वीडियो मिलेगा उसी ग्रुप में इन दोनों प्रश्नों के उत्तर लिखकर भेज दीजिएगा, जिससे हम मूल्यांकन कर सकें, देख सकें कि आप लोगों को समुदाय और पुनर्वास से संबंधित जितना हमने पढ़ाया इस टॉपिक में आप लोगों को कितना समझ में आया। ठीक है, तब तक के लिए फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।